हेलो एवरीवन, होप सो गाइस आर डूइंग वेल। आज जो केस मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा हॉरिफाइंग और डिस्टर्बिंग होने वाला है, जिसे कोलकाता हाउस ऑफ हॉरर्स के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे कर लें, ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें। तो मज़ीद टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो को शुरू करते हैं। Oh my darling, Clementine. 11 जून 2015 में इंडिया वेस्ट बंगाल कोलकाता में एक स्ट्रीट थी जिसका नाम रॉबिन्सन स्ट्रीट था, और नॉर्मल डेज़ की तरह सब लोग वहाँ पे बिजी थे और अपना अपना काम कर रहे थे। लेकिन वो लोग नोट करते हैं कि एक घर से धुआं निकल रहा है। शायद लोगों को वो चीज़ नॉर्मल लगती अगर वो धुआं उस घर की चिमनी से निकल रहा होता, लेकिन वो धुआं बाथरूम की विंडो से निकल रहा था। इस लोगों को लगता है कि शायद वहाँ कोई इमरजेंसी में है, इसलिए वो 101 पे कॉल करते हैं और अब फायर ब्रिगेड और पुलिस भी वहाँ पहुँच जाती है। पुलिस फ़ौरन उस बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पे पहुँच जाती है और उस घर का डोर नॉक करने लग जाती है। काफ़ी दफ़ा नॉक करने के बावजूद बाहर कोई नहीं आता, लेकिन वो लोग सुन सकते थे कि घर के अंदर से ऐसी आवाज़ें आ रही हैं जैसे बहुत से लोग एकदम आहिस्ता सी आवाज़ में बोल रहे हों। क्योंकि अब वो लोग उस डोर को नॉक करके काफ़ी दफ़ा ट्राई कर चुके थे, लेकिन बाहर कोई नहीं आ रहा था, इसलिए उन लोगों को उस घर का डोर तोड़ना पड़ता है। डोर तोड़ने के बाद जब वो लोग अंदर जाते हैं, आवाज़ें और ज़्यादा ऊंची होने लग जाती हैं। लेकिन उनका कहना था कि वो आवाज़ें ऐसी नहीं थीं कि लोग वहाँ पे बैठे हों और आपस में बातें कर रहे थे, बल्कि वो आवाज़ें टेप रिकॉर्डर पे चल रही थीं जो कि घर के डिफरेंट पार्ट से आ रही थीं। घर की सिचुएशन ऐसी थी कि वो बहुत ज़्यादा हॉन्टेड लग रहा था। हर तरफ डस्ट थी और वहाँ पे 100 से ज़्यादा रिलीजियस बुक्स बिखरी हुई थीं। लेकिन इन चीज़ों को देखने की बजाय सबसे पहले वो उस बाथरूम की तरफ जाते हैं जहाँ से धुआं निकल रहा था। उसका डोर ओपन करने के बाद वो लोग देखते हैं कि एक आदमी जिसकी एज ऑलमोस्ट 77 ईयर्स थी, उसकी डेड बॉडी टब में पड़ी हुई थी जो कि बुरी तरह जल चुकी थी, और उसके पास एक पेट्रोल की बोतल और मैच स्टिक्स पड़ी हुई थी। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि उस आदमी का नाम अरबिंदा डे था, जिसने खुद को जला के मार दिया था। जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इस घर की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। पुलिस को वहाँ से बहुत ज़्यादा हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं। वो नोट्स पिलो के नीचे, फ्लोर पे, जार्स में, इवन हर तरफ बिखरे पड़े थे। उन लोगों को वहाँ अजीब सी स्मेल आ रही थी और उनको डर था कि यहाँ इनको बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। अब वो लोग उस स्मेल को फॉलो करना शुरू कर देते हैं और उस रूम की तरफ जाते हैं। उसका डोर ओपन करने के बाद वो लोग देखते हैं कि वहाँ फुली डार्कनेस थी। अब वो लोग उस रूम के कर्टन्स को ओपन करते हैं, जिसकी वजह से कुछ रोशनी अंदर आती है, लेकिन उन कर्टन्स को बहुत अच्छे से बंद किया गया था। रोशनी अंदर आने के बाद वो लोग देखते हैं कि वहाँ एक बेड था जिसके ऊपर एक ब्लैंकेट पड़ा हुआ था। ब्लैंकेट को हटाने के बाद वो लोग उस सीन को देख के डर जाते हैं, क्योंकि वहाँ एक ह्यूमन स्केलेटन था जिसके साइड पे 2 डॉग्स के स्केलेटन भी पड़े हुए थे। बेड की साइड पे लंच बॉक्सेस पड़े थे जिनमें कुछ ड्राई फ्रूट्स और फूड था। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि जिसका ये स्केलेटन था उसका नाम देवजानी था, जो कि अरबिंदा की बड़ी बेटी थी, और साइड पे जो 2 जानवर थे वो उनके 2 डॉग्स के स्केलेटन थे। लेकिन पुलिस अब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुकी थी, क्योंकि अरबिंदा, जिसने अभी कुछ देर पहले खुद को जला के मारा था, उसने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा था जिस पे लिखा था लव यू बेटा। लेकिन वो लोग कंफ्यूज थे कि आखिर ये नोट उसने किसके लिए छोड़ा है, क्योंकि उसकी बेटी की कंडीशन को देख के तो यही लग रहा था कि उसकी बहुत देर पहले डेथ हो चुकी थी। बाद में पता चलता है कि देवजानी का एक छोटा भाई भी है जिसका नाम पार्था डे था, और उसकी एज उस टाइम ऑलमोस्ट 44 ईयर्स थी। पुलिस देखती है कि पार्था एक रूम में दीवार के साथ अपना सर मारे जा रहा है। वो लोग उसे फ़ौरन अरेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि उनको उनका एक लीड सस्पेक्ट मिल गया था। अब ये केस ना सिर्फ वेस्ट बंगाल में बल्कि पूरे इंडिया में फैल जाता है। वो लोग जानना चाहते हैं कि आखिर इसकी स्टोरी क्या है। पार्था को अरेस्ट करने के बाद पुलिस बताती है कि वो बिल्कुल भी नॉर्मली बिहेव नहीं कर रहा था और वो उनके कंट्रोल में नहीं आ रहा था। लेकिन कुछ काम डाउन होने के बाद वो पुलिस को डिटेल शेयर करने लग जाता है। पार्था के बारे में आपको बताता चलूँ कि वो बहुत ही ज़्यादा गंदा था। उसके नेल्स फुली ब्लैक थे और उससे बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी। वो पुलिस को कुछ ऐसा बताता है जिसको सुन के वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं। वो उनको बताता है कि वो पिछले 6 मंथ से उसी रूम में सो रहा था जहाँ से उसकी सिस्टर की डेड बॉडी मिली थी, बल्कि ना सिर्फ उस रूम में बल्कि उसी बेड और उसी ब्लैंकेट के अंदर सोता था। उसका ये भी कहना था कि उसकी सिस्टर की डेथ ऑलमोस्ट 6 मंथ्स पहले 2014 में ही हो चुकी थी। अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों का पता चलना शुरू हो जाता है। वो लंच बॉक्सेस जो बेड के साइड पे मिले थे वो देवजानी को फीड करने के लिए यूज़ किए जाते थे, और वो जानवर जिनके स्केलेटन मिले थे वो इन लोगों के डॉग्स थे जिनकी अगस्त और सितंबर में डेथ हो गई थी। पार्था के अकॉर्डिंग उनको देवजानी के पास बेड पे इसलिए रख दिया गया था ताकि वो देवजानी को कंपनी दे सकें। जब पुलिस ने पार्था से उसकी सिस्टर की डेथ की रीज़न पूछी, उसने इसका आंसर तो नहीं दिया, बल्कि उसका ये कहना था कि वो अपनी सिस्टर से बहुत प्यार करता था और वो ये सोच भी नहीं सकता कि अपनी सिस्टर को मारे, बल्कि उसका ये कहना था कि ये सब उसने अपनी सिस्टर के प्यार में किया, इसलिए उसने रूम में फुल डार्कनेस कर ली थी। कर्टन्स को उसने अच्छे से बंद कर लिया ताकि ना हवा अंदर आ सके और ना बाहर जा सके।
वो रूम में हर टाइम एसी ऑन करके रखता था, उसकी डेड बॉडी को प्रिजर्व करके रखना चाहता था। अब पुलिस को पता चल गया था कि पार्था मेंटली अनस्टेबल है, इसलिए उन्होंने उस पर बहुत ज़्यादा चार्जेस भी नहीं लगाए, बल्कि कोई छोटे मोटे चार्जेस लगा दिए जिनकी ज़्यादा सज़ा भी नहीं थी। डॉक्टर्स का कोर्ट में पार्था के बारे में ये कहना था कि उसको मेंटल हॉस्पिटल में भेज देना चाहिए जहाँ पे उसका इलाज हो सके। कोर्ट भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है और इसलिए उसे कोलकाता पेवलव हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है जहाँ उसका इलाज शुरू हो जाता है। पार्था की कंडीशन अभी ऐसी नहीं थी कि वो सब क्वेश्चंस के आंसर दे पाता, इसलिए पुलिस के लिए ये चीज़ अभी तक एक मिस्ट्री थी कि देवजानी की डेथ कैसे हुई। पार्था को जब मेंटल हॉस्पिटल में भेजा जाता है तब वो अपनी फर्स्ट मीडिया अपीयरेंस में बताता है कि देवजानी की डेथ फास्टिंग से हुई, क्योंकि वो ये फास्टिंग कुछ रिलीजियस रीजंस की वजह से कर रही थी। पार्था के अकॉर्डिंग उसने देवजानी को इन चीज़ों से काफ़ी दफ़ा रोकने की कोशिश की, लेकिन उसका इन चीज़ों पे इतना ज़्यादा बिलीव था कि वो खुद को इससे रोक ही नहीं पा रही थी। बंगाली न्यूज़पेपर का एक जर्नलिस्ट पार्था को विजिट करता है और वापस आने के बाद वो बहुत सी चीज़ें रिवील करता है। उसका ये कहना था कि डेड बॉडी के साथ इतनी देर रहने की वजह से पार्था को बहुत सा इन्फेक्शन हो गया है। उसने ये भी बताया था कि पार्था हॉस्पिटल में ऊंची ऊंची आवाज़ में जीसस जीसस पुकारने लग जाता है और अक्सर वो डॉक्टर्स को भी आवाज़ें देता है और फिर डॉक्टर्स आके उसे कुछ देर के लिए काम डाउन करते हैं। हॉस्पिटल में पार्था की मेडिकेशन चल रही थी और टाइम गुजरने के साथ साथ अब वो बेहतर होता जा रहा था। वो डॉक्टर्स से बातें करने लग गया था और उसने उनको बताया था कि वो उस रूम की बहुत अच्छे से सफाई करता था जिस रूम में उसकी सिस्टर की डेड बॉडी को रखा गया था। वो डेली उसकी बेडशीट और ब्लैंकेट को चेंज करता था। उसका ये भी कहना था कि वो अपनी सिस्टर के साथ ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर करता था और वो उसके लिए भी खाना छोड़ देता था। उसके अकॉर्डिंग उसकी सिस्टर डेली रात को आती थी और अपने हिस्से का खाना खा के जाती थी। इन सब चीज़ों को सुन के डॉक्टर्स को ये आइडिया तो हो ही गया था कि पार्था किस तरह मेंटली डिस्टर्ब है या पास्ट में रह चुका है। जहाँ एक तरफ डॉक्टर्स पार्था की ये सब स्टोरी सुन रहे थे, दूसरी तरफ पुलिस एविडेंस इकट्ठे करने में बिजी थी ताकि जल्द से जल्द इस केस को सॉल्व किया जा सके। पुलिस को उनके घर से जो नोट्स मिले थे जो हर तरफ बिखरे पड़े थे उनको जोड़ के कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थी और उनको कुछ शॉकिंग चीज़ें मिलती हैं। उनको पता चलता है कि इन तीनों का वर्बल कम्युनिकेशन की बजाय वे ऑफ कम्युनिकेशन सिर्फ ये रिटन नोट्स थे जिनको लिख के वो एक दूसरे को देते थे और अपनी बातें समझाते थे। अब अरबिंदा की ऑटोप्सी रिपोर्ट आ चुकी थी और उसके अकॉर्डिंग उसको किसी ने नहीं मारा था बल्कि उसने खुद को ही मार दिया था और उसके पास जो नोट मिला था जिस पे लिखा था लव यू बेटा, वो पार्था के लिए था क्योंकि वो पार्था से बहुत प्यार करता था। अब देवजानी की भी ऑटोप्सी रिपोर्ट आ चुकी थी क्योंकि उसका सिर्फ स्केलेटन ही रह चुका था, इसलिए बहुत ज़्यादा चीज़ों का तो पता नहीं चल पाया, लेकिन जहाँ तक उनको पता चला उनका ये कहना था कि उसमें किसी भी किस्म की इंजरी या फिजिकल ट्रॉमा नहीं था, जिससे उन लोगों का ये कहना था कि उसकी भी नेचुरल डेथ ही हुई है। अब पुलिस डे बाई डे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती जा रही थी और उनको कुछ भी ऐसा नहीं मिल रहा था जो इस केस को सॉल्व कर पाए और दोबारा से वो पार्था के घर की तलाशी लेते हैं और वहाँ से उनको कुछ डायरीज़ मिलती हैं। वो डायरीज़ पार्था की होती हैं जहाँ पे उसने अपनी पूरी लाइफ को एक्सप्लेन किया था। पार्था ने इन डायरीज़ में अपनी लाइफ की बहुत सी शॉकिंग चीज़ें लिखी थी जिनको पढ़ने के बाद उन लोगों को पता चलता है कि इस केस में पार्था प्रीडेटर नहीं बल्कि खुद एक विक्टिम था। इन डायरीज़ में उसने अपनी मदर आरती डे के बारे में बहुत कुछ लिखा था जिसकी डेथ हुए ऑलमोस्ट 10 ईयर्स हो गए थे। इन चीज़ों से ये पता चलता है कि आरती उस घर का एक मेन मेंबर थी या ये कहा जा सकता है कि वो इस स्टोरी का एक मेन कैरेक्टर थी। पुलिस को ये डायरीज़ 2015 में मिलती हैं, लेकिन इनमें लिखी गई स्टोरीज़ 1968 से शुरू हुई थी जब एक कपल के यहाँ एक लड़की पैदा होती है जिसका नाम देवजानी डे था और कुछ साल गुजरने के बाद उनका एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम पार्था डे था। लेकिन आरती उनकी मदर शुरू से ही बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव थी और वो अपने बच्चों को बाहर नहीं निकलने देती थी और ना दूसरे बच्चों से खेलने देती थी। ये भी कहा जा सकता है कि उनके पेरेंट्स उनके लिए बुरा नहीं चाहते थे और वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव थे, लेकिन इस चीज़ का उन पे बुरा असर होता है कि उनमें सोशलाइज होने की एबिलिटी ख़त्म हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं और वो बाकी किसी से बात नहीं करते थे। इन डायरीज़ में ये भी लिखा था कि उनकी मदर आरती मेंटली अनस्टेबल थी और अब्यूजिव भी थी। वो देवजानी और पार्था के दरमियान रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा जेलस होती थी और अक्सर इस चीज़ की वजह से देवजानी को वो बहुत मारती भी थी। पार्था के कैरेक्टरिस्टिक्स या बिहेवियर की वजह से आरती को लगता था कि वो इम्पोटेंट है और ये चीज़ बिल्कुल नॉर्मल थी क्योंकि वो बाहर बहुत कम निकलता था या लोगों से इंटरेक्ट करता था। उसका सारा टाइम देवजानी के साथ स्पेंड होता था, इसलिए वो उसको कॉपी करने लग गया था और वो दूसरे स्टीरियोटिपिकल टीनेजर्स की तरह बिहेव नहीं करता था, जिसकी वजह से आरती को उस पर बहुत गुस्सा आता था और इसलिए वो अक्सर उसको एक्साइट करने के लिए अपनी मेड को भी उसके पास भेजती थी। 1988 में पार्था के ग्रैंडफादर गोदाधर डे की डेथ हो जाती है, लेकिन अरबिंदा उसके फ्यूनरल पे जाने से इनकार कर देता है क्योंकि वो डेथ पे बिलीव नहीं रखता था। उसके अकॉर्डिंग डेथ के बाद सिर्फ फिजिकली बॉडी ख़त्म हो जाती है,
लेकिन उस इंसान की स्पिरिट हम लोगों के साथ ही रहती है। लेकिन अरविंदा का भाई अरुण और उसकी मदर शांति दोनों उसके फ्यूनरल पे जाते हैं क्योंकि वो दोनों नॉर्मल लोगों की तरह डेथ पे बिलीव रखते थे। गोदर डे ने ये घर जो कि हाउस नंबर 3 रॉबिन्सन स्ट्रीट में था 1930 में एक ब्रिटिश आदमी से ख़रीदा था। और ऑफ कोर्स ये एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट थी क्योंकि ये घर कोलकाता के एक पॉश एरिया में था। लेकिन गोदर की डेथ के बाद इन लोगों की फैमिली में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होने लग जाती हैं कि ये घर किसके हिस्से में आएगा। इसलिए अरुण और अरविंदा इस इशू को सॉल्व करने में काफ़ी देर लगाते हैं। 5 इयर्स गुजरने के बाद अरविंदा अपनी फैमिली के साथ हाउस नंबर 3 में शिफ्ट हो जाता है और इन लोगों में ये चीज़ डिसाइड होती है कि अरविंदा और उसकी फैमिली ग्राउंड फ्लोर पे रहेगी जबकि अरुण और उसकी फैमिली ऊपर वाले फ्लोर पे रहेंगे। वो लोग हर मंथ ऑलमोस्ट 40,000 सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड्स पे स्पेंड करते थे ताकि सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखा जा सके कि कोई भी फैमिली मेम्बर एक दूसरे के फ्लोर पे ना जाए। लेकिन फिर भी उन लोगों की फैमिली में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज चलते रहे। जैसा कि आरती ने ग्राउंड फ्लोर पे डे केयर ओपन किया लेकिन उसे अरुण की तरफ से बंद करवा दिया गया, जिसके बाद देवजानी ने एक म्यूज़िक स्कूल ओपन किया लेकिन उसे भी बंद करवा दिया जाता है। अब आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया तो हो ही गया होगा कि पार्था की किस तरह की फैमिली में ग्रोथ हुई थी। उसकी मदर जो कि ऑलमोस्ट एबनॉर्मल थी, उसका फादर जो कि डेथ पे बिलीव नहीं रखता था और बाकी जो इश्यूज़ उन लोगों की फैमिली में चल रहे थे। इन सब चीज़ों के दौरान पार्था अपनी सिस्टर देवजानी से काफ़ी क्लोज था और उसके साथ रहते हुए उसे कंफर्ट मिलती थी। लेकिन पार्था के पेरेंट्स का भी रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा था, इसलिए उन लोगों की भी सेपरेशन होने लग जाती है और एट द एंड ये डिसाइड होता है कि दोनों बच्चों में से एक बच्चा मदर के साथ रहेगा और एक फादर के साथ रहेगा। इसके बाद पार्था आरती के साथ रहने लग जाता है और देवजानी अरबिंदु के साथ रहने लग जाती है। वो दोनों बच्चे जो एक दूसरे के इतना क्लोज थे और बाहर कभी भी किसी से नहीं मिलते थे, अब उन लोगों को भी सेपरेट कर लिया जाता है और इस तरह वो दोनों बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं। लाइफ में इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ फेस करने के बावजूद वो लोग स्टडीज़ में बहुत अच्छे थे और उन लोगों ने अपना हाई स्कूल काफ़ी अच्छे नंबर से पास भी किया। इसके बाद वो लोग बिजनेस टेक्नोलॉजी को स्टडी करने के लिए यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर, जिसे राजा बाजार साइंस कॉलेज भी कहा जाता है, वहाँ एडमिशन ले लेते हैं। अब वो लोग काफ़ी बड़े हो गए थे लेकिन पार्था को अभी भी सबके साथ बात करने में या घुलने मिलने में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ फेस करना पड़ रही थी, इसलिए वो लोग सिर्फ आपस में ही टाइम स्पेंड करते थे। इसके बाद देवजानी ट्रिनिटी कॉलेज लंदन में म्यूज़िक की डिग्री लेने के लिए चली जाती है और वापस आके कोलकाता गर्ल्स हाई स्कूल में एज अ म्यूज़िक टीचर काम करना शुरू कर देती है, जबकि पार्था अपना करियर बिजनेस टेक्नोलॉजी में ही ढूंढना शुरू कर देता है। लेकिन उसको जॉब ढूंढने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ फेस करना पड़ रही थी क्योंकि उसकी नेचर की वजह से वो कहीं एक जगह स्टेबल नहीं हो पा रहा था। लेकिन एट द एंड उसको टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में जॉब मिल जाती है, जिसके बाद वो अमेरिका शिफ्ट हो जाता है। 2000 में पार्था की मदर आरती को कैंसर डायग्नोस होता है और कुछ साल गुजरने के बाद 2005 में उसकी डेथ हो जाती है। आरती उनकी फैमिली का एक मेन पिलर थी। उसकी डेथ के बाद वो लोग बहुत अजीब बिहेव करने लग गए थे। देवजानी और अरविंदा जो कि डेथ पे बिलीव ही नहीं करते थे, इसलिए वो उसके फ्यूनरल पे भी नहीं जाते। अब पार्था जो कि अमेरिका में जॉब कर रहा था, उसको भी ये न्यूज़ मिलती है। इवन दो उसकी मदर के साथ उसका रिलेशनशिप बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी वो उससे बहुत प्यार करता था, इसलिए वो अपनी वेल पेड जॉब छोड़ के वापस आ जाता है और अब डिसाइड करता है कि वो कोलकाता हाउस नंबर 3 में ही रहेगा। दूसरी तरफ देवजानी जो कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ चली गई थी, वो इन चीज़ों में इतना ज़्यादा बिलीव करने लग गई थी कि उसने हर रिलीजन के 12 लीडर्स को फॉलो करना शुरू कर दिया था। बिलीव इट और नॉट, उसके घर से पुलिस को 20,000 से ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी पे बुक्स मिली थी। अगर उन नोट्स की बात की जाए जो उनके घर से मिले थे, वो उन्होंने अपनी मदर के बाद शुरू किए थे। उन लोगों ने अपनी वर्बल कम्युनिकेशन पूरी तरह ख़त्म कर दी थी और अब वो लोग सिर्फ नोट्स पे लिख के एक दूसरे से बातें करते थे। 2007 में अब पार्था और देवजानी दोनों अनएम्प्लॉयड हो चुके थे और उन लोगों की सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ रेंट थी, जो कि उन्होंने किसी को अपना घर रेंट पे दिया हुआ था। अब उन लोगों ने खाना भी बाहर से ऑर्डर करना शुरू कर दिया था। 2014 में उनकी एक डॉग की डेथ हो जाती है, जिसके एक मंथ गुजरने के बाद दूसरे डॉग की भी डेथ हो जाती है। देवजानी जो कि डेथ पे बिलीव ही नहीं करती थी, उसका कहना था कि ये कर्ज की वजह से हुआ है जो उनके घर में है, इसलिए अब वो फास्टिंग करेगी, जिसके बाद ये कर्ज ख़त्म हो जाएगा और इस तरह वो बिल्कुल खाना पीना छोड़ देती है। इस तरह कुछ डेज़, वीक्स और मंथ्स गुजर जाते हैं, लेकिन उसने बिल्कुल भी कुछ नहीं खाया था। उसका कहना था कि जब तक उसे गॉड की तरफ से कोई साइन नहीं मिलेगा, वो बिल्कुल कुछ नहीं खाएगी और इस तरह उसकी डेथ हो जाती है। अब पार्था जो कि सिर्फ देवजानी के क्लोज था, उसकी भी डेथ हो गई थी, इसलिए उसने ये डिसाइड किया कि वो उसकी डेड बॉडी को उसके रूम में रख लेगा। उसने अपने रूम को फुली डार्क कर लिया था और कर्टन्स को भी बंद कर लिया था, जिसके बाद वो खाना भी उसी के साथ खाया करता था। इस बात को काफ़ी मंथ गुजर जाते हैं, लेकिन उसके फादर अरविंदा को अभी भी पता नहीं था कि उसकी बेटी की डेथ हो चुकी है और 3 मंथ बाद उसे इस चीज़ का पता चल जाता है और 6 मंथ बाद 11 जून को वो खुद को आग लगा के मार लेता है। अब इस फैमिली में सिर्फ पार्था था जो कि ज़िंदा बच गया था और वो भी मेंटली अनस्टेबल था
उसकी ट्रीटमेंट चल रही थी और वो डे बाय डे बेटर हो रहा था और उसी साल अक्टूबर में उसे फ्री कर दिया जाता है क्योंकि डॉक्टर्स का कहना था कि अब ये बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। फ्री होने के बाद वो इतना नॉर्मल हो चुका था कि उसने एक इवेंट भी ऑर्गेनाइज करवाया था जिसने उसमें गाना भी गाया था। my darling, oh my darling Clementine, you are gone and lost forever, dreadful sorrow Clementine. उसने हाउस नंबर 340 करोड़ का सेल कर दिया था और एक और जगह पे घर लिया था। लोगों की नज़र में अब वो बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान बन गया था जो कि बहुत अच्छे से लाइफ गुजारने लग गया था। 20 फरवरी 2017 को वो फेसबुक पे अपनी एक पिक्चर भी शेयर करता है। 21 फरवरी को उसने एक कोट भी शेयर की जिसमें उसने लिखा था इट्स बेटर टू लाइट अ कैंडल देन टू कर्स डार्कनेस। लेकिन 22 फरवरी 2017 को लोगों को एक बिल्डिंग के 11th फ्लोर पे धुआं नज़र आता है और वो लोग पुलिस को कॉल करते हैं। जब पुलिस वहाँ पहुँचती है देखती है कि बाथरूम में एक आदमी ने खुद को जला के मार दिया है जिसके पास पेट्रोल की बोतल पड़ी थी और कुछ मैस्टिक्स पड़ी थी। पार्था ने अपने फादर की तरह खुद को जला के मार लिया था और अपने पास कोई सुसाइड नोट भी नहीं छोड़ा था। सो गाइस, ये थी आज की स्टोरी और आज की पूरी स्टोरी मेंटल इलनेस पे थी और अब ये हम लोगों पे डिपेंड करता है कि हम अपना बिहेवियर इन लोगों के साथ किस तरह का रखते हैं, या तो हम इन लोगों का मजाक बनाएं या इन लोगों को समझते हुए इसके अकॉर्डिंग इन लोगों को ट्रीट करें और होप सो हम लोग इनको सोसाइटी का पार्ट समझने लग जाएं। जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ, नेक्स्ट वीडियो के लिए अगर आप लोगों के पास कोई भी सजेशन है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए बाय।